हेलो बच्चों, क्लास 12 का पोटेंशियल का लास्ट लेक्चर हम लेके आपके सामने हाजिर हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक न्यूमेरिकल्स। और जो न्यूमेरिकल्स आमतौर पर आईआईटी जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। लेवल क्या है, देखो क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि जो हम क्वेश्चन करवाएंगे वही आ जाएंगे बच्चों, लेकिन आपको एक टेस्ट आएगा कि हाँ इस टाइप से हम प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। आप कंसेप्ट कैसे कोरिलेट कर सकते हो, आप कोई प्रॉब्लम अगर आपको दे दी तो उस प्रॉब्लम को करते हुए आपको कैसे दिमाग में आए कि हाँ ये प्रॉब्लम ऐसे करनी है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा आपके लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली which are at a distance of 2l apart. C is a midpoint between A and B. Work done in moving a charge plus Q along the semicircle. देखिए ये इस तरह से डायग्राम देखिए आप स्टेटमेंट में कुछ ऐसे दे रखा है बच्चों। ये पॉइंट दे रखा है A, ठीक है, ये पॉइंट दे रखा है B और ये पॉइंट है B। एक पॉइंट C दे रखा है जो A और B के बिल्कुल मिड में है। C इज द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B। अब यहां से एक सेमी सर्कल से हम एक चार्ज पार्टिकल को यहां ले गए, यहां। तो कहता बताइए एक प्लस क्यू चार्ज को C से D तक लेने में कितना वर्क करना पड़ेगा अगर आप R के थ्रू गए हैं। कहां से गए हैं? R के थ्रू गए हैं। हमें लेंथ दे रखी है 2L, जो AB लेंथ है वो 2L है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है वर्क डन निकालना आपने। तो वर्क डन कहां से कहां मूव करवाया चार्ज को? C से D पे। A पे चार्ज कितना है? माइनस क्यू है, और B पे चार्ज कितना है? प्लस क्यू है। ये एक स्टेटमेंट दे रखी है। अब करेंगे कैसे, ध्यान से देखो उसको। डायग्राम समझ में आ गया होगा। जब भी वर्क डन निकालना हो तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है बच्चे, कहां से कहां लेके जा रहे हो, कौन से चार्ज को लेके जा रहे हो, किसको लेके जा रहे हैं? क्यू को। तो क्यू को लेके जा रहे हैं। कहां से कहां लेके जा रहे हो? C से D पे, मींस पोटेंशियल एट D माइनस पोटेंशियल एट C। ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा वर्क डन निकालने का। तो हो गया आसान, अब आसानी से कर सकते हो आप। पहले निकालो C पर पोटेंशियल कितना होगा, आप अपने आप कैलकुलेट करना बच्चे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम यहाँ पर। C पे पोटेंशियल क्या आ गया, इन दोनों का पोटेंशियल निकालो। देखो C इन दोनों का मिड पॉइंट है, और अगर C इन दोनों का मिड पॉइंट है इसका मतलब ये डिस्टेंस भी L और ये भी L है। ओके, तो माइनस क्यू चार्ज का पोटेंशियल यहां पर जितना होगा उतना ही प्लस क्यू चार्ज का होगा। तो दोनों प्लस और माइनस में है, इसीलिए मतलब C पे पोटेंशियल आ गया 0। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एट D? पोटेंशियल एट D आएगा, D पे पोटेंशियल निकालो इसकी वजह से और इसकी वजह से। ये लेंथ कितनी बच्चों? L है, क्योंकि जो सेमी सर्कल है ये लेंथ, इसका रेडियस L है। तो अब D पे पोटेंशियल निकालना है प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से। तो D के ऊपर माइनस क्यू का पोटेंशियल कितना आ गया? माइनस के क्यू डिवाइड बाई 2L प्लस L 3L। और D पे पोटेंशियल इसकी वजह से कितना आ गया? के क्यू डिवाइड बाई L। तो यहाँ LCM आ गया 3L। तो ऊपर आ जाएगा बच्चों माइनस के क्यू प्लस 3 KQ। इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 2KQ डिवाइड बाई 3L। ये आपका D पे पोटेंशियल आ जाएगा। ओके, C का पोटेंशियल पता चल गया, D का पोटेंशियल पता चल गया, तो वर्क डन क्या आएगा? वर्क डन विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज Q, पोटेंशियल एट D आ गया 2KQ बाई 3L माइनस C पे पोटेंशियल आ जाएगा 0। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 2KQ डिवाइड बाई 3L। दिस इज द वर्क डन। सिंपल आसान क्वेश्चन, कोई मुश्किल ऐसा पॉइंट था ही नहीं। लेकिन मेन बात ये है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं था बच्चे ये। और कॉन्सेप्ट क्या था इसका? कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी वर्क डन निकालना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लीजिए 2 पॉइंट का, और उसको जो चार्ज आप मूव करवा रहे हो उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, वहां से आपका रिजल्ट आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड स्टेटमेंट देखिए। देयर इज ए क्यूब एंड एट द क्यूब ऑफ ए, जो भी क्यूब आपको दे रखा है उस क्यूब के हर एक कॉर्नर पर एक चार्ज रखा हुआ है Q। तो उस क्यूब के सेंटर पे आपने 3 क्वेश्चन दे दिए। इसमें फटाफट एक बार डायग्राम देख लें। ये कुछ इस टाइप से बेटे एक क्यूब दे रखा है,
इस तरह से, हालांकि क्यूब नहीं बन रहा है, थोड़ा सा आप वैसे देख लें एक बार, अंडरस्टैंडिंग करनी है हमने। तो ये क्यूब दे रखा है, इस क्यूब के 8 कॉर्नर पर चार्ज रख दिया बच्चे क्यू, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो कहता है इसके सेंटर पे पोटेंशियल निकाल लो, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लो, और तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लो ऑन चार्ज क्यू। तो चार्ज क्यू हमने तीसरे केस में हमने एक चार्ज क्यू अगर यहाँ रख दे तो उस पर कितना फोर्स आएगा। तो पहले निकालो बच्चे पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। सारे के सारे अगर चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो उसका पोटेंशियल निकालना बहुत आसान है, लेकिन मेन बात है कि उसकी डिस्टेंस जो है सेंटर से क्या होगी। देखिए मान लीजिए जैसे इस रूम में अगर मैं हूँ, ये रूम एक क्यूब के रूप में है, तो इस क्यूब का सेंटर कहीं बीच में होगा, तो उस सेंटर की डिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो सेंटर की डिस्टेंस हर एक कॉर्नर से कैसे निकालोगे? इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को नीचे उस कॉर्नर के साथ क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तो जो लेंथ आएगी ये क्यूब का डायगोनल आएगा, तो उस डायगोनल का अगर हाफ कर दोगे तो वो सेंटर होगा क्यूब का, और जो हाफ डिस्टेंस आएगी वो हाफ डिस्टेंस हर एक पॉइंट से बराबर होगी। दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द क्यूब फ्रॉम द ईच कॉर्नर। तो वो क्या निकालोगे, कैसे निकालेंगे? तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए हम कैसे निकालोगे बच्चों? मान लेते हैं कॉर्नर के डायगोनल AC मान लिया हमने, उस डायगोनल AC की डिस्टेंस आएगी, लेंथ आएगी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। मैथमेटिक में आप कर सकते हो, √3a आ जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस तो आ गई इतनी। तो फिर सेंटर से डिस्टेंस कितनी आ गई? ये मान लिया पॉइंट O है और ये पॉइंट मैंने A मान लिया, तो हर एक डिस्टेंस सेम आएगी बच्चे। OA OB OC जो है √3/2a। तो पोटेंशियल आ गया, एक चार्ज का पोटेंशियल आ जाएगा KQ डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी आ गई? √3a, और 2 चला गया बच्चे ऊपर, 2 चला गया ऊपर। ठीक है, अब कितने चार्जेज हैं? 8 चार्जेज हैं। तो एक का पोटेंशियल इतना है तो 8 का कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर दो, 16/4πε0। के की वैल्यू पुट कर दी, Q √3a। थोड़ा सा और अगर आप इसको चेंज करके लिखें तो इसके लिए 4Q ε0 √3a। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यूब के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे, अगर हर कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है और उसके सेंटर पे फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो बन गया सिमेट्रिक केस, और ये केस हम पहले कर चुके हैं। और सिमेट्रिक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आई बच्चों? 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आ गई तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है Q × E। तो Q कितना दे रखा आपको? टोटल चार्ज जिस पे फोर्स निकालना है Q दे रखा सेंटर पे, मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0, बट पोटेंशियल क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, 8 चार्ज हैं, सेंटर से इक्वी डिस्टेंट पे हैं, तो एक का निकाल दो पोटेंशियल और उसको क्या कर दो बच्चों? मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेंथ पता चल गई होगी ना कैसे निकालेंगे? डायगोनल की लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हमें नीचे वाले स्क्वायर का डायगोनल निकालना पड़ेगा। वो आएगा, ये राइट एंगल बन गया आपका, ये साइड A है, ये साइड A है, तो अगर ये साइड A है तो ये साइड भी A होगी। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर सारे का रूट ये आ गया। तो ये जो लेंथ आएगी अपनी, ये वाली, ये आएगी √2a। नीचे वाली √2a, ये कितनी? A। तो ये डायगोनल निकालना है तो वो आएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, √3a। तो ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और चार्ज E है, उसको एक्सेलरेट किया गया है रेस्ट से। तो बताइए अगर पोटेंशियल डिफरेंस v है तो फाइनल स्पीड इलेक्ट्रॉन की कितनी आएगी? व्हाट विल बी द फाइनल स्पीड? इंपॉर्टेंट है और आसान भी है बच्चों। ये ध्यान से देखें, ये एक इलेक्ट्रॉन है, मान लिया ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ यहाँ रेस्ट पे था फिलहाल शुरू में। हमने क्या किया, इसके ऊपर यहाँ बच्चे एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर दिया, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना सेटअप कर दिया? v। और आपको पता अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल पे अगर आप पोटेंशियल अप्लाई कर देते हो, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते ही आपको पता वर्क डन आ जाएगा Q × V। V इज द अप्लाइड पोटेंशियल, Q इज द चार्ज। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है? E, दैट इज E × V।
हमेशा पोटेंशियल के हायर पोटेंशियल, देखो इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो होगा वो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। हाई से कहाँ जाएगा बच्चे, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो चार्ज मूव करता है पोटेंशियल डिफरेंस में, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो हमेशा कहाँ से कहाँ जाएगा, वो लो से हाई की तरफ जाएगा। याद रखें, पहले शायद मैं गलत बोल गया, लो से हाई की तरफ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई से लो की तरफ जाएगा। तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस इसको मिलाकर कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो उस पोटेंशियल डिफरेंस से उसके अंदर आ गई एनर्जी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आपने इतना एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, वर्क डन दिया, तो यार ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, हाफ mv²। तो यहां से आप स्पीड निकालनी थी तो स्पीड आ जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू EV2 आ गया बच्चों, डिवाइड बाई m, इसका 1/2, दिस इज द स्पीड। कई बार यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको दे दिया, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या आएगा। यहाँ बच्चे कंफ्यूजन कर लेते हैं और मिसकॉन्सेप्ट करके गड़बड़ कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बच्चे लगाते हैं हाफ mv², और या तो ये कहेंगे बच्चे कि सर जिसका मास ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी उतने टाइम्स ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करती है। बिल्कुल करती है, नो डाउट, लेकिन बात यह है बच्चे वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की कैसे गई है। काइनेटिक एनर्जी होती है E/V, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, तो उसको जब आप क्या करते हो, एक V पोटेंशियल डिफरेंस से सेटअप करते हो उसके ऊपर, तो वो उतनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा पोटेंशियल एनर्जी, और जितनी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई है उतना ही उसके अंदर क्या आएगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी आएगी। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो काइनेटिक एनर्जी चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, अगर दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम आएगी। हाँ, स्पीड अलग आ जाएगी, स्पीड अलग आ जाएगी, क्योंकि स्पीड क्या है बच्चे, मास हो गया इधर आ गया। अब मान लिया आपने दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेम एनर्जी में रखा हुआ, सेम पोटेंशियल डिफरेंस में रखा हुआ, तो दोनों दौड़ेंगे। जिसका मास ज्यादा है वो कम दौड़ेगा और जिसका मास कम है वो ज्यादा दौड़ेगा। तो मास कम वाला ज्यादा दौड़ रहा है और मास ज्यादा वाला कम दौड़ रहा है, वो इस तरह से है कि काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द मेन पॉइंट, क्योंकि जो एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों का सेम है और पोटेंशियल आपने सेम अप्लाई किया है, तो इसलिए इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। एक हमारे पास अरेंजमेंट दे रखा है इस तरह से, एक ट्राइंगल दे रखी है ABC, और उस ट्राइंगल ABC में क्या क्या सिचुएशन है देखिए ध्यान से एक बार। तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि ये ट्राइंगल है ऐसे, लाइक दिस, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, C पॉइंट है। ये 40 सेंटीमीटर है, दिस इज 40 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देखिए और क्या दिया हुआ है इसके अंदर। हमारे पास चार्ज दे रखे बेटे, और वो चार्जेज क्या क्या दे रखे हैं, Q1 और Q2। पॉइंट A पर चार्ज दे रखा है Q1, पॉइंट A पर चार्ज दे रखा है Q1, पॉइंट B पर चार्ज दे रखा है Q2। कहता है एक चार्ज हम Q3 पे, यहां चार्ज रखा हुआ था Q3, इस Q3 चार्ज को मैं यहां से घुमा के इस आर्क मान के, इसको रेडियस मान के, और यहां ले आता हूं बेटे ऐसे, यहां से इसको ऐसे लिया इस पाथ से और यहां रख दिया। दिस इज पॉइंट D, दिस इज पॉइंट D। कहता बताइए जब यहां से यहां लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वर्क डन। और एक्सप्रेशन इसने इस तरह से रखा बेटे, वर्क डन विल बी इक्वल टू K Q3 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब हमने K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ध्यान रहे यहां पर ये K जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ये कोई कांस्टेंट है, मतलब इसके साथ कुछ और फैक्टर मल्टीप्लाई में था, उस फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी ये आपने बतानी है। तो लेंथ दे रखी है आपको, लेंथ दे रखी है, कितने कितने दे रखी है, 40 सेंटीमीटर, नीचे वाले कितने दे रखी है बच्चों, 30 सेंटीमीटर। और तो हमें इसमें क्या निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कह लीजिए या वर्क डन कह लीजिए।
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का ही मतलब क्या है बच्चे, वर्क डन है, और वर्क डन का मतलब ही क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जब भी आप वर्क करोगे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कहां से कहां लेके गए हो। तो सबसे पहले चार्ज आपका यहां था, तो इस 3 कॉन्फ़िगरेशन का आप यहां पर क्या निकालो बच्चों, वर्क डन निकालिए। तो वर्क डन अगर आपको पता चल गया, या एनर्जी निकाल लो, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी आ गई यहां पर। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन विल बी रिटन एज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी और इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का देखो बच्चे कितना है, ये आ गया के Q1 Q3 डिवाइड बाई आर 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर के मीटर बना लिए, ओके। प्लस नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, के Q1 Q2 डिवाइड बाई 30 10⁻², और एक तीसरा आएगा के Q1 Q2 डिवाइड बाई 50 10⁻²। ये इनकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई है इस सिस्टम की, जब ये सिस्टम आपका ऐसे था। अब नया सिस्टम क्या कर दिया, नया सिस्टम कुछ इस तरह से हो गया, ये पॉइंट ए है, ये बी है, अब चार्ज आप सी से डी पे ले आए, तो डी पॉइंट यहां है बच्चों, तो ए से बी की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, और कितनी लेंथ का आपने यहां से लेके आए, रेडियस क्या माना उसने 40 सेंटीमीटर, तो ये आ गया बच्चों 40 सेंटीमीटर। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना कितना होगा, यहां चार्ज कितना है Q1, यहां कितना है Q2, यहां कितना है Q3। देखो अब नई पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, दैट इज U2, इसको हम U1 मान लेते हैं, इसको हमने U1 मान लिया। अब U2 कितना आएगा, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम है, क्योंकि वो तो पहले, ये तो चेंज हुआ ही नहीं है इसका, अगर ये वैल्यू चेंज नहीं हुई है तो ये आ जाएगा बच्चों के Q1 Q2 डिवाइड बाई 30 10⁻² प्लस इन दोनों के आगे बच्चों, फिर इसकी और इसकी निकालो, Q1 Q3, Q1 Q3 पहले भी वही थी, अब भी वही है, के Q1 Q3 डिवाइड बाई 40 10⁻²। तो चेंज कहाँ आया, Q2 Q3 की पहले पोटेंशियल एनर्जी थी बच्चे यहां से 50, ये डिस्टेंस जो थी 50 सेंटीमीटर थी। अब इनकी अगर यहां पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे वो कितनी आएगी, के Q2 Q3 डिवाइड बाई, अब कितना आ गया डिस्टेंस, ये आ गया बच्चों 10 सेंटीमीटर 10⁻²। ओके, तो ये एक्सप्रेशन आप देखो, यहां से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो U2 माइनस U1 आएगा बच्चों, इसमें से ये सेपरेट कीजिए, तो ये कैंसिल हो गया इसके साथ और ये कैंसिल हो गया इसके साथ, इसमें से ये घटाना है, के Q2 Q3 डिवाइड बाई 10⁻² माइनस के Q1 Q3 डिवाइड बाई 50 10⁻²। अब इसको के को 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। Q3 दोनों में से कॉमन निकाल लो बच्चों, Q3 कॉमन निकाल लिया, Q3 कॉमन निकाल लिया, 4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लिया। अब अंदर क्या बचेगा वो देखो, अब अंदर एलसीएम आ गया इसका 50, अगर अंदर एलसीएम 50 आ गया है तो यहाँ आ जाएगा 5, कितना Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1। देखो Q1 Q3 कैंसिल आउट, Q1 Q2 कैंसिल आउट, और ये बचेगा बच्चे, ये यहाँ Q2 Q3 था बटे, यहाँ पर Q2 Q3 था, Q2 Q3, तो Q3 बाहर ले लेते, ये भी कितना आएगा बच्चे, Q2 आएगा। तो ये आ गया देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q3, एलसीएम आ गया 50, 10⁻² साथ में चला हुआ है, ये बच जाएगा 4 Q2 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, तो ये आ जाएगा 8 Q2 Q3 बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो K की वैल्यू 8 Q2 आ जाएगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
एंड आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ मर्करी आर चेंज simultaneously, charged simultaneously to a potential 10 volt. When combined to form the one large drop, the potential is found to be 10 volt. What is the value of n? क्या कहता है बच्चों? ये कहता है n आइडेंटिकल ड्रॉप्स है मर्करी की, n आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप एंड सो ऑन टू n ड्रॉप्स। इन सबको V वोल्ट से क्या कर दिया गया है? चार्ज कर दिया गया है। इनका रेडियस मान लेते हैं बच्चों r है। कहता है इनसे एक बड़ी ड्रॉप बना दी और इस बड़ी ड्रॉप का रेडियस जो है बच्चों वो मान लेते हैं कैपिटल आर है। इस हर एक का पोटेंशियल दे रखा 10 वोल्ट और इसके ऊपर जो पोटेंशियल आ गया बच्चों वो हो गया 8 वोल्ट, सॉरी 40 वोल्ट। कितना हो गया? 40 वोल्ट। तो कहता बताइए नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी थी? तो इसका पहले एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकालते हैं, उसके बाद बहुत आसान क्वेश्चन बन जाएगा ये। आप खुद देखो बच्चे, मान लेते हैं इनका पोटेंशियल तो था वी। बड़ी ड्रॉप का चार्ज मान लेते हैं क्यू और इसका पोटेंशियल मान लेते हैं कैपिटल वी। तो इस बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल आ जाएगा बच्चों के क्यू डिवाइड बाई आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल कितना आएगा? स्मॉल वी इज इक्वल टू स्मॉल के, ये तो सेम ही है। एक इस पे एक ड्रॉप पे चार्ज कितना मान लेते हैं? क्यू मान लेते हैं, क्यू डिवाइड बाई आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों में रिलेशन निकालना, वी और स्मॉल वी और कैपिटल वी में क्या रिलेशन आएगा। अब ये रिलेशन कैसे निकालोगे देखते हैं एक बार हम। देखो यहां पर v और स्मॉल v है, तो v को क्या लिखूंगा बच्चों? v को मैं क्या लिखूंगा? v को किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कैपिटल v ले लेते हैं। एक ड्रॉप का वॉल्यूम आएगा, छोटी ड्रॉप का 4/3 पाई आर क्यूब। कितने ड्रॉप्स हैं? n ड्रॉप्स हैं। तो टोटल वॉल्यूम इन ड्रॉप्स का हो गया n इंटू दिस। और ये क्या आएगा? बड़ी ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर आएगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, 10th क्लास में भी बच्चे पढ़ते हैं इसको। 4/3 पाई आर क्यूब, ये कैंसिल आउट हो गया इसके साथ। तो कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी n⁻⁴ इंटू स्मॉल आर। ये बच्चे इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो कैपिटल आर का रिलेशन हमें पता चल गया। तो कैपिटल वी को, और क्यू क्या है? एक वो ड्रॉप पे अगर चार्ज स्मॉल क्यू है और हर एक ड्रॉप पे क्यू चार्ज अगर दिया हुआ है तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों? टोटल चार्ज आ जाएगा n इंटू क्यू। ठीक है, तो अब कैपिटल पोटेंशियल V क्या लिखोगे आप? K इंटू कैपिटल Q, n इंटू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई R। कैपिटल R की वैल्यू है n, R की वैल्यू n की वैल्यू 1/3 इंटू स्मॉल r। ओके, तो ये कुछ ऐसे बन गया n⁻²/3 इंटू वी एंड कैपिटल V। तो एक बड़ी ड्रॉप पे जो टोटल पोटेंशियल आएगा वो आएगा n⁻² इंटू पोटेंशियल एट स्मॉल ड्रॉप। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब आप देखिए स्टेटमेंट क्या दे रखी थी। बड़ी ड्रॉप पे पोटेंशियल दे दिया 40 वोल्ट इज इक्वल टू n, हमें नहीं पता कितना है, और कैपिटल V कितना है बच्चों? स्मॉल v कितना देखा था? 10 वोल्ट। तो यहां से n⁻² आ जाएगा 4। तो n की वैल्यू आ जाएगी 4⁻। देखो अगर इसको आप क्यूब रूट अगर दोनों साइड करते हैं तो क्या केस बनेगा? देखो स्क्वायर कर दो दोनों साइड। पहले तो क्या करो, दोनों साइड क्या कर दो बच्चे? क्यूब कर दो। 2/3 आएगा। 3/, एक मिनट ये चेक करो एक बार बेटा। n की पावर 1/3, ऊपर क्या? 1 - 1/3, 3 - 1/2, 2/3। हाँ 2/3 आ जाएगी। तो 2/3 वैल्यू आई है, यहाँ भी 2/3 आई है। ये आ गया n की वैल्यू 2/3 इज इक्वल टू 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3/2 आ गई। 64⁻1/2। n की वैल्यू आ जाएगी 8। तो कितनी ड्रॉप्स थी? 8 ड्रॉप्स थी। दिस इज द आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक होलोस्फीयर दे रखा है, शेल है कोई और पोटेंशियल V है। अगर हमारे पास हम कहें देयर आर 2 concentric cells, thin spherical cell A and B having radii RA and RB greater than RA are charged to QA and minus QB। तो आपने ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन बताना बच्चों कैसे आएगा। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। तो concentric spheres देखिए, हमने ये बना लिया। दीज आर द concentric spheres। 1 स्फीयर, 2nd स्फीयर।
अब कंडीशन क्या है, कंडीशन कहा इसने आर ए जो है आर बी से ज्यादा है, आर बी ज्यादा है, तो ये बाहर वाला बी है और ये वाला क्या है बच्चों, ए है, ये ए है और ये बी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि क्यू, एक पे चार्ज क्यू ए है और एक पे क्या है माइनस क्यू बी है, बाहर वाले पे चार्ज दे दिया माइनस क्यू बी और अंदर वाले पे चार्ज दे दिया क्यू ए प्लस, क्यू ए प्लस। क्यू बी जो है वो क्यू ए से ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा, अगर मान लिया 2 कूलम का है तो ये -5 कूलम का, यानी मैग्नीट्यूड उसका ज्यादा है। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, एक लाइन पास कर रही है इसके सेंटर में से, इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी कितनी आएगी। तो याद रखें बच्चों, सेंटर ओरिजिन है, ओरिजिन से इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, साइड क्या होगी, वो आपने देखना है। इसका ग्राफ ड्रा करना है आपने, तो ग्राफ ड्रा करके आप ऑप्शन अपने आप चेक करना बच्चों कौन सा आंसर सही बनेगा। मैं आइडिया दूंगा बस आपको। इसको अगर मैं यहाँ दिखा दूँ, सेंटर से दिखा दूँ, ये सेंटर है तो सेंटर से ये वाई एक्सिस ले लिया बच्चों हमने, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ 0.0। आप ध्यान से देखिए हमारे पास क्या कंडीशन है, कोई भी शेल हो, जितना मर्जी उस पर चार्ज हो, या तो कंडक्टिंग स्फीयर हो या शेल हो, उसके आउटसाइड सरफेस पे जितना मर्जी चार्ज हो, हमें कोई भी मतलब नहीं है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 रहेगी। यानी इस सरफेस तक, ये वाला जो सरफेस है बेटे, इस सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी वो आएगी 0, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी बच्चों 0 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, देखने वाली बात है, क्योंकि बाहर का शेल है, इस शेल के लिए ये तो होलो रीजन हो गया, तो इस शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस क्यू भी, जितना मर्जी चार्ज इसके ऊपर बाहर हो, इसकी वजह से अंदर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, हर जगह 0 होगी। ओके, तो यहां जो फील्ड इंटेंसिटी, इसकी वजह से कोई फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी, लेकिन इस पॉइंट पे इसका फील्ड इंटेंसिटी आना शुरू हो जाएगा, और ये क्या केस बन जाएगा, जैसे ये कोई शेल है, इस शेल पे बेटे चार्ज दे रखा है हमारे पास क्यू ए, तो मैं इस देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, लेकिन अगर मैं किसी बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ ना कुछ आएगी सरफेस पे मैक्सिमम। शेल का याद रखना, शेल वाला जो टॉपिक करवाया था पिछला लेक्चर में आप देख सकते हो, पिछले में अगर आपको ध्यान नहीं है तो, अगर बेटे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है मैक्सिमम और इसके बाद लगातार डिक्रीज करेगी, तो मान लेते हैं यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पे मैक्सिमम, उसके बाद वो डिक्रीज करेगी और यहाँ तक डिक्रीज करती जाएगी, लेकिन क्या यहां पर 0 होगी, नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही सरफेस पे पहुंचेगा तो फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से आ जाएगी बच्चों, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसका डिक्रीज हुआ है ना। अब यहां सरफेस पे आते ही फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पे किसकी वजह से हो गई है, वो सारे के सारे आउटर सेल की वजह से हो गई है, तो और वो चार्ज क्या उसके ऊपर नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से वो फील्ड इंटेंसिटी आएगी लेकिन नीचे की तरफ आएगी, और इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है इससे, तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड आप नेगेटिव वाई एक्सिस में ज्यादा दिखाओगे। ओके, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जैसे आप बाहर जाओगे इस चार्ज का फील्ड इंटेंसिटी आर के साथ वेरी करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और उसके बाद वो लगातार क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। इस टाइप से हमारा ये ग्राफ बनेगा। जो भी 4 ऑप्शन में आपको ग्राफ नजर आ रहा है ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक शेल देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ शेल्स, शेल ए, एक शेल बी और एक देखिए शेल सी, इस तरह से, और इसके ऊपर चार्ज क्या दे रखा है, शेल ए पे चार्ज सिग्मा, बी पे माइनस सिग्मा और सी पे फिर से क्या है बच्चों, सिग्मा। दिस इज ए, दिस इज बी, सी। इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है और इसका रेडियस सी है। तो क्वेश्चन ये है, इट इज फाइंड द पोटेंशियल ऑफ 3 सेल्स ए बी एंड सी। तो ए बी और सी का टोटल पोटेंशियल निकालना कितना आएगा। सबसे पहले बच्चे आपको पता पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। ठीक है, अगर ये आएगा फॉर्मूला तो सबसे पहले तो क्यू निकाल लो, क्यू ए, सेल ए पे जो चार्ज है बेटे, कितना चार्ज है सेल ए पर, सेल ए पर टोटल चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज बाई एरिया, तो चार्ज आ जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एरिया आ जाएगा 4
पाई ए स्क्वायर। सिमिलरली बी पे चार्ज आ जाएगा माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर, और सी पे चार्ज आ जाएगा सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर। ये 3 चार्ज आगे बचे, ठीक है। अब कहता है हर एक पे पोटेंशियल निकालो। बता देता हूँ, मुश्किल नहीं है, आसान है, थोड़ा सा ध्यान से देखें। आप देखो ए पे पोटेंशियल कितना आएगा, शेल ए पे टोटल पोटेंशियल बताओ कितना आएगा। इसको ध्यान से समझो बेटे। अगर मान लेते हैं ये अलग अलग से मैंने सेल दिखा दी, दिस इज सेल सी और दिस इज सेल बी एंड दिस इज सेल ए, ये 3 सेल अलग अलग से हैं। अब जो बड़ी सेल आउटसाइड सेल है सी, उस आउटसाइड सेल का पे चार्ज कितना है बाहर, सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। इस सेल के सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल सेल के अंदर होगा, क्योंकि पोटेंशियल आपको पता है सेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, लेकिन पोटेंशियल हर जगह क्या होगा बच्चे, कांस्टेंट होगा। और कितना होगा, जितना सरफेस पे है उतना ही पोटेंशियल अंदर होगा। तो इस सी की वजह से ए के सेंटर पे कितना चार्ज आया। अब पहले मैं किसकी वजह से निकाल रहा हूं पोटेंशियल, ए की वजह से निकाल रहा हूं। तो पहले हम बात करते हैं ए की। इस ए पे चार्ज कितना है, ए पे चार्ज है सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर। तो इस पे जो पोटेंशियल आएगा ए पर, खुद की सेल का खुद की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो वही आएगा जो सरफेस पे है। तो ये आ जाएगा बच्चे के क्यू सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए, डिस्टेंस ए। ओके। दूसरा, इस सेल का, ये सबसे अंदर सेल है ना, इसके ऊपर इसकी जैसे कितना आएगा। अब बी सेल के ऊपर चार्ज कितना है, माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर। तो इस चार्ज की वजह से जितना पोटेंशियल सरफेस पे है उतना ही पोटेंशियल अंदर होगा। और अंदर क्या रखी हुई है, ये सेल रखी हुई है। तो इस बी का पोटेंशियल अंदर वाली सेल पे कितना होगा, वो आ जाएगा माइनस के, ठीक है। चार्ज कितना है, सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर डिवाइड बाई इसका, इसके ऊपर निकालना, इसका रेडियस कितना है बच्चों, बी है। इसका इसके सेंटर पे, इसका इसके सेंटर पे क्या आएगा, क्योंकि बड़ी सेल है, इसका चार्ज इतना है, तो जितना पोटेंशियल इसके सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल इसका हर जगह होगा अंदर। और हर जगह अंदर का मतलब क्या रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसके पॉइंट पे निकालना है। तो जितना इसका पूरे का पोटेंशियल यहां है वही पोटेंशियल इसके पॉइंट पे आएगा, दैट इज के सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई सी। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। क्लियर। सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन आ जाएगी बी पे। बी इक्वेशन क्या कहती है, पोटेंशियल बी निकालोगे। अब बी पे निकालो। पहले बी का पोटेंशियल खुद की वजह से कितना आया बच्चों, ये देखो, माइनस के सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी। दिस इज पोटेंशियल ऑफ सेल बी ड्यू टू चार्ज ऑन सेल बी। ये इसकी वजह से आ गया। प्लस इसकी वजह से कितना आएगा, जो इसके बाहर है वही अंदर होगा, और ये सेल इसके अंदर है तो इसके ऊपर भी उतना ही होगा। कितना आएगा, के सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई, इसका रेडियस कितना बच्चों, सी है, इसको सी से डिवाइड कर देंगे। इसका डिस्टेंस अगर मान लो इसके सेंटर पे निकाल रहे हो, हर जगह सेम आएगा ना। सेल हमेशा हम पोटेंशियल कहां देखते हैं बच्चों, सेंटर पे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ए का पोटेंशियल इस पे कितना आएगा। ये थोड़ा ध्यान से देखें आप, ए का पोटेंशियल इस पे कितना आएगा। अब जो ए है बच्चों वो इसके अंदर है, ए इसके अंदर है, और कोई सेल ए है। इस सेल ए की वजह से मैं किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहता हूं जो इस पॉइंट से बी डिस्टेंस पर है। बताना कितना आएगा, के सिग्मा 4 पाई, कितना चार्ज था इसके ऊपर, ए के ऊपर, ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी। क्यों आई बात समझ में, क्योंकि सेल से बाहर जब भी किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालोगे तो वो पोटेंशियल जो होगा बच्चे वो बी के जो डिस्टेंस पे डिपेंड करना शुरू कर देगा। सरफेस से बाहर जाते ही डिस्टेंस के इनवर्सली हो जाता है, तो वो वाला फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला इस पे लग जाएगा। और तीसरा केस हम निकालते हैं सी पे। सी पे पोटेंशियल कितना आएगा, सी पे पोटेंशियल कितना आएगा, ध्यान से देखो। सी पे पोटेंशियल इस पे निकालो, शाबाश, जल्दी फटाफट करके दिखाइए। इस पे पोटेंशियल कितना आएगा, सबसे पहले खुद का पोटेंशियल, खुद का पोटेंशियल आएगा के सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई सी।
कोई डाउट नहीं है, सी आएगा। प्लस अब इसके ऊपर देखो, अब बी सेल है, इस बी सेल का कुछ पोटेंशियल है बेटे सरफेस पे, उसके चार्ज क्यू बी की वजह से, लेकिन हमें निकालना है इस पॉइंट पे, पी डैश पॉइंट पे, जो इससे सी डिस्टेंस पे है। बी के सेंटर से किस डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, सी। किसकी बात कर रहा हूं मैं, इस सरफेस की बात कर रहा हूं। किसकी वजह से, जो सेल बी दे रखी है, सेल बी का सेंटर भी वही है, तो उसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, सी है। तो इसका पोटेंशियल कितना आएगा, बी की वजह से नेगेटिव चार्ज है बी पे, माइनस के सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस क्या आएगी बच्चों, सी आएगी। ए पॉइंट से आपने पोटेंशियल निकालना, ए सेल के सेंटर से एक पॉइंट पे, किस पे, पी डैश पे, जो सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, सी डिस्टेंस पे है। तो पॉइंट चार्ज का केस बनेगा और ये रिजल्ट आ जाएगा बच्चों प्लस के सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई सी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ये तो हो गया बच्चे पहले का आंसर, इसको सोल्व करके देख लो आप क्या बनेगा। अगला पार्ट क्या पूछा इसने, अगले पार्ट में इसने पूछा है इफ इट इज फाउंड दैट नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम सेल ए टू सेल सी देन ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ए बी सी। कहता है अगर ए से सी पे, ए सेल से सी सेल पर चार्ज को ले जाने में कोई वर्क नहीं होता है, वर्क डन 0 है, तो वर्क डन 0 है, इसका मतलब ए बी और सी में रिलेशन निकालो। तो बेटा ये फॉर्मूला था, ये सी पे लेके गए कहां से, ए से, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन आपको पता है कि केस में 0 होगा इस सिचुएशन में, अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए, ये कहना चाहता था ये इनडायरेक्टली वे से। तो देखो बच्चों, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता था तभी तो आप लगा पाए। क्वेश्चंस का मतलब ऐसे नहीं कि मैथमेटिक्स की तरह से हमने एक टाइप की एक्सरसाइज होगी फटाफट कर देंगे। फिजिक्स की खास बात ये है बच्चों, इसमें क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे ना, इसमें क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट मिक्स करके देगा आपको। अब वो ये देखना चाहता है कि क्या पिछले कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है या नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि पिछली यूनिट करके छोड़ दिया तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी किसी भी यूनिट में उससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट मिल सकता है। और ये पता, थोड़ा सा इसको आप ज़्यादा प्रैक्टिस इतनी करोगे ना, प्रैक्टिस करने से आपकी जो हैबिट है वो प्रैक्टिस की ओर बढ़ेगी, क्वेश्चन करने का तरीका आपका बदलेगा और आपको कॉन्सेप्ट को रिमाइंड करने का और कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करने की पावर जो है वो बढ़ेगी। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब ये होगा बच्चे वी ए इज इक्वल टू वी सी। इन दोनों पोटेंशियल को बराबर रखो और इन दोनों पोटेंशियल को बराबर रख के आप ए बी और सी की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। या के लिए छोड़ दिया, आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक है ना, इसको छोड़ दिया, इसको सोल्व कर देना। ओके, हेलो। तो बच्चों मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और काफी सारी बातें इसमें छुपी हुई थी। सबसे मेन बात तो कि शेल पे पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि कब कांस्टेंट होगा कब नहीं होगा। क्लियर, आप जाते जाते बड़ी मजेदार बातें करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप थोड़ा सा जरूर सुने, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पोटेंशियल को, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आपके कपाट खोलेगी। क्या क्या पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं देखो। एक तो बेटा ये ध्यान रखना आपने, कोई भी स्फीयर अगर दे रखा ना, स्फीयर है और वो कैसा स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, और किसी भी पॉइंट पे, अंदर किसी पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो, तो पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या, शेल का तो हमने केस कर लिया। अगर एक स्फीयर है और उस पर कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो कैसे पोटेंशियल निकलेगा। और फिर सेंटर पे तो निकालना बहुत आसान, शेल का तो बहुत आसान केस हो गया, शेल पे तो आपने पता सेंटर पे वही आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे कोई कहे सेंटर पे कितना आएगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, तो एक फार्मूला देते हैं हम। तो किसी भी पॉइंट आर पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो वो फार्मूला बच्चे इस तरह से आपने ध्यान रखना है, वो आ जाए के क्यू डिवाइड बाई 2r स्क्वायर, अंदर आएगा 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब पढ़ा था ना आपने 11th क्लास में, तो वहां ध्यान, अब रिमाइंड करना, वहां पर कुछ इसी तरह का फॉर्मूला आया था। अगर r जो है ये कब लगेगा, ये तब लगेगा जब r जो है वो लेस देन r है। जब r 0 हो जाएगा तो जो पोटेंशियल आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 3/2 के क्यू बाई आर। और ये क्या है, पोटेंशियल एट द सेंटर इज इक्वल टू 3/2 पोटेंशियल एट द सरफेस। ये किसके लिए होगा, r इज इक्वल टू 0 के लिए। और r इज इक्वल टू r के लिए आप निकाल ही सकते हो, r इज इक्वल टू r रखोगे तो फिर उसके लिए सरफेस पे जो पोटेंशियल आएगा वो आ जाएगा k
क्यू बाई आर। तो ये तीन इक्वेशंस हम आसानी से सोल्व आउट कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो हम बहुत किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हमें नहीं आएगी, हम सोल्व आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये अगला मजेदार पॉइंट देखिए क्या है। बच्चों में क्या कंफ्यूजन रहता है, मान लीजिए जैसे ये स्फीयर है और एक ये स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है, इस पे चार्ज दे दिया मान लेते 10 कूलम और इस पे चार्ज दे दिया 20 कूलम। तो बच्चे क्या एकदम देखते ही क्या कहेंगे, सर इस पे पोटेंशियल ज्यादा है, इस पे पोटेंशियल कम है। अगर आप इन दोनों को मिला देंगे, टच करवा देंगे, तो चार्ज जो है ना वो हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा। बड़ा एक मिसकंसेप्शन रहता है बच्चों में। बच्चों कभी भी चार्ज ज्यादा चार्ज से कम चार्ज की तरफ फ्लो नहीं करता, बल्कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है अगर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो लो से हाई की तरफ फ्लो करेगा। ये बात आपने नोट करनी, ध्यान से सुन लें इसको। अब पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पानी का जो बहाव है वो भी हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा पानी लो कम पानी की तरफ फ्लो करेगा, ये कोई ज्यादा हाई फाई कंडीशन नहीं है। ये आप खुद सोचो, आपने 2 टंकी रख दी, एक छत के ऊपर रखी हुई है टंकी पानी की, उसमें थोड़ा पानी है, और एक उस नीचे वाली छत पे रखी हुई वो टंकी भरी हुई है पानी की। दोनों को कांटेक्ट कर दीजिए आप पाइप के साथ। क्या उम्मीद करते हो, नीचे वाला पानी ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा ना, ऊपर वाला पानी नीचे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ऊपर वाला पानी जो है भले ही कम हो टंकी में, लेकिन उसका पोटेंशियल ज्यादा है, हाई पोटेंशियल पे है, तो हमेशा फ्लो जो हो रहा है वो हाई से लो की तरफ होगा। और ये आप यहां से 0.1 और इसका रेडियस 10 मीटर दे दिया। अब इसका पोटेंशियल निकालो, देखो ये आ जाएगा के क्यू डिवाइड बाई आर। के कितना है 9.9 10 टू पावर 9। चार्ज क्यू कितना है 10, हाइपोथेटिकल वैल्यू मैंने कोई मानी हुई है ये, डिवाइड बाई आर कितना है 0.1 मीटर। ये कितना है बच्चों, ये आ गया 100 हो गया ऊपर, 9 × 10⁻11। ये अपने आप में बहुत हाई पोटेंशियल होगा, बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो गया, बाद में जिक्र करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो इसलिए फिलहाल यहाँ वैसे आइडिया रखिए बस। तो और ये तो आगे वी, और वी डैश कितना आएगा, वी डैश आएगा के 9 × 10⁻9। चार्ज क्यू कितना है, चार्ज क्यू कितना 20, और डिस्टेंस कितनी है 10, रेडियस जो है ये कट गया इसके साथ। ये आया बच्चों 18 × 10⁻9, 1.9 10⁻10। कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा है? ये पोटेंशियल हाई है और ये क्या है, लो है। तो चार्ज पार्टिकल जो है चार्ज का जब इसको मिलाओगे तो आप देखना यहाँ चार्ज और कम हो जाएगा और इस पे चार्ज और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की ओर क्या करता है, फ्लो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखना इसको, ये मिसकंसेप्शन ना करें आप, इसका मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए आपको। क्लियर होगी बात? एक और खास बात देखो, हम बात कर रहे हैं कि जैसे चार्ज का फ्लो तो हमने बता दिया कि इस तरह से चार्ज का फ्लो होगा, हाई से लो पोटेंशियल की तरफ होगा। अब अगर आपको ये कहे कि जो हम चार्ज निकालना है बेटे, वो तो हम आगे सीखेंगे किस टाइप से हम चार्ज निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या क्या होगी वो हम आगे सीखेंगे, उसके ऊपर आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है। आप फिलहाल इसके ऊपर, क्योंकि कैपेसिटेंस का जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, कैपेसिटेंस में हम यही डिस्कस करेंगे। तो एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कई बार इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए आप मैंने बता दिया बच्चे, हाई से लो या लो से हाई का कंसेप्ट क्या होगा, कैसे वो किस तरफ से फ्लो करेगा या मूव करेगा। तो आज के लिए बच्चे इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 1 का, चैप्टर नंबर 5 या 4 कह लीजिए। 4-5 लेक्चर कम से कम होंगे उसके भी, थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल। काफ़ी लंबा और अच्छा टॉपिक है, जितना अच्छी से बेटे, क्योंकि पहली जो 4 यूनिट हैं क्लास 12th की वो बहुत ही ज़बरदस्त यूनिट हैं। बाकी ज़्यादा सिलेबस नहीं है आपका, पहले 4 यूनिट में बहुत टाइम लगेगा, और जितना टाइम ज़्यादा लगाओगे आप, आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। आप ऐसे नहीं कि मतलब स्पीडली जोड़ रहे हो और पीछे छोड़ते जा रहे हो। अच्छा कीजिए, स्कूल का कोई बर्डन नहीं है आपके ऊपर फिलहाल, वो अलग बात है, ऑनलाइन क्लासेस लगती होंगी, लेकिन एक स्कूल का प्रेजेंट जो पूरा टाइम दिन आपका लगता था, वो आपका थोड़ा सा बर्डन कम है बच्चों। तो आप इसको एंजॉय कीजिए, मन मर्जी से अपना एक शेड्यूल बनाइए जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, अच्छा सीख सको, स्पीड अप मना रहे, सीखने की कोशिश करें। थैंक यू।